एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपने इकलौती बहन के लिए बहुत ही प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी जो सब्जी और फल काटने का औजार होता है उससे साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी कटा बैठती है और रक्त की एक तेज धारा निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर से दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे कि बहन को पता नहीं कितनी चोट लगी है, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर पता नहीं क्या समझ बैठेगी। राजकुमारी इस डर से जो साग वो बना रही थी उसी में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेत से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में पानी लाती है और फिर साफ थाली में खाना परोसती है। पीने के लिए पानी देने के बाद खाना परोसती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अलग है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं बनाया। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ में की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग सरोटी का सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार फिर से किया भाइयों ने, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन और मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाने बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे, बार बार पूछने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची और कमीना किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। वह यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को कहते हैं कि चलो बहन, हम जंगल में चलते हैं। घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ चारों केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जो पहले से तैयार कर रखी थी चारों भाइयों ने, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान पर जाकर चुपचाप बैठ गई।
फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी, जो छोटी पहाड़ी होती है उसको टोंकरी बोलते हैं, पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान पर धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते जाते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली चला जाता है, किसी का भी तीर उसकी बहन को नहीं लगता। और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मैं अपनी बहन पर तीर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में सबसे निपुण वही था। राजकुमारी जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। वह छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ी ही धार करता है और दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है, परंतु दुर्भाग्यवश वह तीर धीरे से छोड़ते हुए छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। बड़े भाई ने जो रस्सी दी है वो भी 7 टुकड़ों में दी है। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसको अपनी बहन की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। राजकुमार वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता नजर आते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित हो जाते हैं कि कैसे उसका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी करके बांधकर कैसे ले आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए छोटा कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच के रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को जो छोटा कुआं था उसके अंदर मेंढक, केकड़ा और मछली सुन वह देख रहे थे और तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपने आप बीती को विस्तार से बतलाता है और बताता है कि कैसे उसके भाइयों ने अपनी बहन को मरवा दिया और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, हम तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का बहुत बड़ा झुंड उग जाता है।
इस घटना के कई वर्षों के बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बासुंदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदे को देखकर सोचता है कि अगर इसके सुंदर बांस के से केंद्रा वाद्य यंत्र होता है जो वो बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगी। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा सा देखकर बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रे से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन की लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रे का मीठा सुरीला स्वर कर्कश और बहुत ही भद्दा और बेकार हो जाता है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता बार बार एक ही धुन निकलती, ना बाज ना बाज ना बाज रे केंद्रा, ये तो लगो तो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन को घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट चपट कर भगा देते हैं। सबसे आखिरी में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही अपने आप बजने लगती है, जोर जोर से, बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटे भैया का घर। बड़े ही मधुर मीठे स्वर की धुन सुनकर छोटा राजकुमार, जिसका नाम चंद्राकर था, मोहित हो जाता है। यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने के मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमाननवाजी करके अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा रखा है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर ही करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं पाया, मेरे कमरे में इतनी सफाई कभी नहीं हुई। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों ने मना कर दिया। राजकुमार सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर कभी भी जाता है, यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में यह जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है, कौन इतनी अच्छे से सफाई करता है, सारे घर का काम करता है। वह अपने भाई और भाभियों से पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं और भाभी लोग कहती हैं कि हमसे हमारे ही घर का काम नहीं होता तो तुम्हारा काम कैसे करेंगी। एक दिन राजकुमार सच्चाई के पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने ही कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से करती है, वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमारी जो उसकी छोटी बहन थी से बिल्कुल वैसी की वैसी मिलती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जलती हुई आग में जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।